चैप्टर नंबर 5 के स्टार्ट में हमने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इनकी डिस्कवरी हमने पढ़ी थी। अब हमने नेक्स्ट डिस्कस करना है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। ये मॉडल रदरफोर्ड ने 1911 के अंदर प्रेजेंट किया था फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस अलॉन्ग विद मार्स्टन एंड गीगर। इन तीनों ने मिलकर जो है वो डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की। अब अगर हम रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंटल सेटअप को देखते हैं तो रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था उसके अंदर उसने क्या किया था एक्चुअली, उसने एक रेडियो एक्टिव मटीरियल लिया था। रेडियो एक्टिव मटीरियल एक्चुअली क्या होता है, ऐसे एटम्स, ऐसे एलिमेंट्स जो अनस्टेबल होते हैं, उनका न्यूक्लियस जब अनस्टेबल होता है। कौन से एलिमेंट्स का न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो अगर 82 से ज़्यादा हो तो इट मीन्स उनका जो न्यूक्लियस होगा वो अनस्टेबल होगा। जब न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा तो वो कुछ टाइम के बाद रेडिएशंस एमिट करता है और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी। अब वो 3 तरह की रेडिएशंस एमिट कर सकता है, अल्फ़ा, बीटा या फिर गैमा। यहाँ पर हम जो है वो मोस्टली पढ़ते हैं जो एमिशन होती है अल्फ़ा रेज की। उसने रदरफोर्ड ने क्या किया था, उसने एक रेडियो एक्टिव मटीरियल लिया था पोलोनियम। पोलोनियम का एटॉमिक नंबर है 84, इसका मास नंबर है 216। ये एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है, इट मीन्स ये कुछ टाइम के बाद रेडिएशन एमिट करेगा, ये अल्फ़ा रेज एमिट करेगा और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, लेड के अंदर। अब उसने क्या किया, उसने इसी तरीके से पोलोनियम जो है वो ये एक रेडियो एक्टिव मटीरियल लिया। ये रेडियो एक्टिव मटीरियल किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, लेड के अंदर। उसने उस लेड के ब्लॉक के अंदर एक होल किया और उस होल के ज़रिए जो रेज थी, जो अल्फ़ा पार्टिकल थे, अल्फ़ा पार्टिकल एक्चुअली क्या है, हीलियम न्यूक्लियाई हैं। तो उसने क्या किया, एक स्पिन होल की हेल्प से जो सारी की सारी रेज निकल रही थी, अल्फ़ा रेज, उनको डायरेक्ट किया कहाँ पर, एक गोल्ड की फॉइल पे। अब गोल्ड की फॉइल क्या है, यानी कि सोने का वर्क आप समझ लें। जैसे चांदी का वर्क, इसी तरीके से सोने का जो वर्क है, उसने क्या किया, ये जो रेज थी, अल्फ़ा रेज जो निकल रही थी, उनको एक डायरेक्ट किया एक गोल्ड फॉइल पे। उस गोल्ड फॉइल की थिकनेस उसने बताई है 0.00004 और ये MCQs के लिहाज से आपने इस क्वांटिटी को याद रखना है। अब उसके गोल्ड फॉइल की ये थिकनेस थी, इस जैसे ये सारे के सारी जो रेज थी ये जाके इमिट करेंगी, ये जाके फॉल करेंगी इस गोल्ड फाइल पे। और साथ उसने क्या किया, उसने इस गोल्ड फाइल के इर्द गिर्द जो है वो सारी जगह पे क्या कर दी, एक फोटोग्राफिक प्लेट रख दी। फोटोग्राफिक प्लेट रख दी या फिर एक स्क्रीन रख दी और इस स्क्रीन पे उसने कोटिंग कर दी किसकी, जिंक सल्फाइड की। इसका मकसद क्या था कि जब भी कोई भी रेज जो है वो कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल आके इस स्क्रीन पे या इस फोटोग्राफिक प्लेट पे आके स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पर एक स्पॉट, एक फ्लैश प्रोड्यूस होगा। ये इसका रदरफोर्ड का ओवरऑल सेटअप था। ओवरऑल सेटअप के अंदर क्या था, एक रेडियो एक्टिव मटीरियल प्लोनियम, प्लोनियम जो है वो कन्वर्ट हो रहा है लेड के अंदर। तो उसने लेड ब्लॉक के अंदर एक पिन होल करके सारी की सारी जो अल्फ़ा रेज थी, जो हीलियम न्यूक्लियाई थे, उनको डायरेक्ट किया एक गोल्ड फाइल पे जिसकी ये थिकनेस थी और उसके आगे उसने एक स्क्रीन या फिर फोटोग्राफिक प्लेट रख दी, ताकि जैसे ही यहाँ से कोई रेज आ गई, जो कोई चार्ज पार्टिकल्स आके यहाँ पर स्ट्राइक करेंगे, कोई फ्लैश प्रोड्यूस होगी, तो वहाँ से हम फर्दर डिटेक्शन कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट की। अब अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को एटॉमिक लेवल पे फर्दर जो है वो डेप्थ में जाके डिस्कस करते हैं तो एक्चुअली इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हुआ क्या था, ये चीज़ जो है ये क्या है, ये अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं। ये क्या है, हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 और उसका मास नंबर होता है 4। ये 2 शो करता है कि यहाँ पर प्रोटॉन्स कितने होंगे, 2 प्रोटॉन्स होंगे। प्रोटॉन्स में पॉजिटिव चार्ज होता है तो मैंने इसके यहाँ पर 2 प्रोटॉन्स बना दिए। ये सारे क्या है, ये अल्फ़ा पार्टिकल्स हीलियम न्यूक्लियाई। और ये आगे क्या है, ये उसने गोल्ड फाइल के सारे न्यूक्लियाई ड्रा किए हुए, बीच में एटम और साइड पर ये क्या है, ऑर्बिटल के अंदर ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। अब एटॉमिक लेवल पे उसने डिस्कवरी क्या की थी, जब इस साइड पे जो था ना, ये सारी क्या होगी, एक फोटोग्राफिक स्क्रीन लगी होगी। इस स्क्रीन क्या हेल्प करेगी कि जैसे यहाँ से कोई पार्टिकल आके यहाँ पर स्ट्राइक करेगा ना, कोई भी अल्फा रे की यहाँ पर आके स्ट्राइक करेगी तो यहाँ पर एक ब्राइट स्पॉट प्रोड्यूस होगा, तो वहाँ से हम फर्दर जो है वो रिजल्ट निकालेंगे। अब उसने ने यहाँ से 3 चीज़ ऑब्जर्व की, 3 डिफरेंट तरह की यहाँ से रेडिएशंस निकल रही थी। सबसे पहली रेडिएशन क्या थी यहाँ पर कि कुछ रेज ऐसी थी जो सीधी पास कर रही थी, बिल्कुल सीधी जाके जो है ना यहाँ पर स्क्रीन पे जाके जो है वो फ्लैश स्पॉट प्रोड्यूस हो रहा था, लाइट प्रोड्यूस हो रही थी। कुछ रेज ऐसी थी जो बिल्कुल सीधी जाकर जो है वो स्क्रीन पे स्ट्राइक कर रही थी और फ्लैश प्रोड्यूस कर रही थी, लाइट प्रोड्यूस कर रही थी। कुछ रेज ऐसी थी जो डिफ्लेक्ट हो रही थी, यानी स्लाइटली डिफ्लेक्ट हो रही थी, बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी, यानी हल्की सी टकरा के तो वापस जो है किसी और एंगल पे। अब इनका स्ट्रेट पाथ नहीं रहा बल्कि इनका जो पाथ था वो थोड़ा सा बेंड हो गया किसी एंगल पे।
सेकेंड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी कि कुछ ऐसी रेज थी जो सीधी जा रही हैं और टकरा के दोबारा से वापस आ रही हैं, यानी बाउंस बैक, आगे नहीं जा रही, डिफ्लेक्ट भी नहीं हो रही, बल्कि वापस आ रही हैं। तो उसने यहाँ से तीन चीज़ें जो है वो ऑब्जर्व की थी कि कुछ ऐसी रेस थी जो सीधी पास हो रही थी, कुछ ऐसी रेस थी जो डिफ्लेक्ट हो रही थी स्मॉलर एंगल्स पे, और कुछ ऐसी रेस थी जो बाउंस बैक यानी कि वापस आ रही थी। यानी कुछ रेज ऐसी थी कि ये अगर गोल्ड का एक एटम है, बीच में न्यूक्लियस है और साइडों पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो कुछ रेज ऐसी थी अल्फा रेज जो सीधी यहाँ से पास कर रही थी, यानी कुछ जो थी वो अनडिफ्लेक्टेड थी, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो सीधी अपने पाथ में रही, उनके पाथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कुछ रेज ऐसी थी, मोस्ट ऑफ द रेज, यानी कि अगर हम 100% में से बात करें ना, तो 60% रेज वो थी जो सीधी जो है वो अनडिफ्लेक्टेड यहाँ से पास कर गई थी। अब कुछ रेज ऐसी थी जो जिनका जो पाथ था वो स्ट्रेट नहीं था रहा, उनका पाथ थोड़ा सा चेंज हो गया था, वो यहाँ से डिफ्लेक्ट करके किसी और पाथ में जाके, यानी ये जो आगे स्क्रीन लगी हुई है ना, जो सीधी पास करी थी वो यहाँ पर स्पॉट प्रोड्यूस करी थी, जो डिफ्लेक्ट हो रही थी वो यहाँ पर आके स्पॉट प्रोड्यूस करी थी। ये सेकेंड टाइप हो गई। थर्ड, जो कुछ रेज थी उन्होंने क्या किया, वो जब यहाँ से जाके इसके साथ टकराती हैं तो वापस जो है वो अपनी बाउंस बैक पीछे चली जाती हैं। तो यहाँ से जो है वो उसने इस एक्सपेरिमेंट से ये तीन ऑब्जर्वेशन से निकाली थी, कुछ रेज सीधी जा रही हैं, कुछ डिफ्लेक्ट हो रही हैं स्मॉलर एंगल पर, कुछ जो है वो डिफ्लेक्ट हो रही हैं लार्ज एंगल पे, यानी वापस जा रही हैं बाउंस बैक। इस जो एक्सपेरिमेंट से जो कंक्लूजन निकला था वो एक्चुअली क्या था कि जो ऐसी रेज जो यहाँ से टकरा के लार्ज एंगल पे वापस आ रही हैं, इट मीन्स कि एटम के सेंटर के अंदर कोई बहुत ज़्यादा हैवी मैसिव चीज़ है जिससे टकरा के जो रेज थी, अल्फ़ा रेज थी, वो वापस जा रही थी। इट मीन्स जो सेंट्रल हैवी मैस था उसको नाम दिया था रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का। और इसकी बेस्ट एग्जांपल थी हमारा जो प्लानिटरी सिस्टम है, हमारा जो सोलर सिस्टम है, उसके साथ रदरफोर्ड ने इसको कंपेयर किया था एटम के स्ट्रक्चर को सोलर सिस्टम के साथ। कैसे, जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में सेंटर के अंदर सन है और उसके इर्द गिर्द सारे प्लैनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व करें। इसी तरीके से उसने एटम के स्ट्रक्चर को भी कंपेयर किया था कि एटम के स्ट्रक्चर में भी दरमियान में क्या है, न्यूक्लियस है, और उसके साइडों पर क्या है, ऑर्बिटल्स हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करें। तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल थी वो क्या था, सोलर सिस्टम। ठीक है, जैसे सोलर सिस्टम में सेंटर में सन है और उसके इर्द गिर्द सारे प्लैनेट्स जो हैं रिवॉल्व करते हैं, इसी तरीके से एटम के स्ट्रक्चर में भी सेंटर के अंदर न्यूक्लियस होता है और उसके साइडों पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये सेंटर में यानी मोस्ट ऑफ द मास जो होता है एटम का वो किसकी वजह से होता है, वो इस न्यूक्लियस की वजह से ही होता है। यानी ये सबसे मैसिव पार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट सबसे मैसिव पार्ट होता है, जिसकी वजह से जब रेज इसके साथ स्ट्राइक करी थी तो वापस जो है वो अपना पाथ चेंज करके बाउंस बैक हो रही थी। अब अगर आप इस न्यूक्लियस की कंपोजिशन की बात करोगे तो जो न्यूक्लियस है उस पर हम हमेशा लिखते हैं ये पॉजिटिव चार्ज। अब न्यूक्लियस के अंदर दो जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एक होते हैं इसके अंदर प्रोटॉन्स जिन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, और दूसरे होते हैं इसके अंदर न्यूट्रॉन्स जिन पे कोई चार्ज नहीं होता है, जो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। इन दोनों के सम को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स वर्ड क्या है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। अब न्यूट्रॉन्स पे तो कोई चार्ज नहीं और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इस वजह से हम कहते हैं कि न्यूक्लियस पे ओवरऑल क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब न्यूक्लियस पे ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन जो एटम है ओवरऑल वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। हम एटम पे चार्ज नहीं शो करते कि एटम पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। एटम ओवरऑल क्या होता है, न्यूट्रल होता है। कैसे न्यूट्रल होगा कि ये जो सेंटर के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है और साइडों पर जो नेगेटिव चार्ज, साइडों पर इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अगर ये एटम ओवरऑल न्यूट्रल है, इट मीन्स जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। 5 पॉजिटिव तो 5 भी नेगेटिव, एक दूसरे को बैलेंस करके तो ओवरऑल एटम क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन न्यूक्लियस पे हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब अगर हम इसके पोस्टुलेट्स की बात करते हैं कि रदरफोर्ड के मॉडल के पोस्टुलेट्स क्या थे, तो वही 3 पॉइंट्स को उसने फर्दर एक्सप्लेन किया कि जो अनडिफ्लेक्टेड रेज थी जो एटम में से जिन जो स्ट्रेट पाथ गुजर रही थी, इट मीन्स कि जो एटम का मोस्ट ऑफ द एरिया वो क्या है, एम्प्टी एरिया। यानी जहाँ से ये गुजर के सीधी जा रही है ये एरिया क्या है, एम्प्टी एरिया, और मोस्ट ऑफ द मैस जो होता है एटम का वो सेंट्रल पोर्शन के अंदर होता है।
और जो इनकी डिफ्लेक्शन हो रही थी, बाउंस बैक हो रही थी, वो शो करती है कि एटम के जो सेंट्रल पार्ट है वो बहुत ज़्यादा क्या है, मैसिव पार्ट है। तो यहाँ से इसके दो पोस्टुलेट थे, एक था कि जो अनडिफ्लेक्टेड रेज हैं ये शो करती हैं कि एटम को मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, एम्प्टी है, और कुछ रेज जो डिफ्लेक्ट बैक होती हैं वो शो करती हैं कि एटम के सेंटर के अंदर कोई मैसिव जो है वो मैस मौजूद है, जिसको रदरफोर्ड ने नाम दिया था न्यूक्लियस का। अब फर्दर आ जाते हैं कि रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर कोई डिफेक्ट्स भी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मोस्टली पूछा जाता है कि रदरफोर्ड के मॉडल के डिफेक्ट्स क्या आते हैं। सबसे पहला इसका डिफेक्ट ये आता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेशनरी नहीं है। स्टेशनरी मतलब एक जगह पे रुकता नहीं है, बल्कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हर टाइम मूव कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है, यानी हर टाइम पे अपने ऑर्बिटल के अंदर ये मूव कर रहा होता है। ये स्टेशनरी नहीं होता, एक जगह पे नहीं रुका होता। अगर ये इलेक्ट्रॉन, अगर हम स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, बीच में न्यूक्लियस है, साइड पे ऑर्बिटल के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अगर ये यहाँ पर स्टेशनरी है, रुका हुआ है, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव जाहिर सी बात है उसको अपनी तरफ खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा, न्यूक्लियस के पास आ जाएगा और ये फ़ौरन से इसके न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। तो सारे का सारा जो एटम का स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, वो क्लैप्स हो जाएगा, यानी सारा स्ट्रक्चर ही एटम का क्या हो गया, ख़त्म हो गया यहाँ से। तो इट मीन्स कि ये जो इलेक्ट्रॉन ये स्टेशनरी नहीं होता, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन हर टाइम पे रिवॉल्व कर रहा होता है। कहाँ पर रिवॉल्व करता है, ये अपने डेफिनेट ऑर्बिटल्स के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स कहते हैं। अभी इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है तो क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है ये आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये एक्सेलरेटेड, यानी ये फ़ौरन से आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर ये मूव करता हुआ एक टाइम आ गया, ये न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा नज़दीक होके एंड पे न्यूक्लियस के अंदर ही गिर जाएगा। इट मीन सारे का सारा जो एटम का स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया, वो कोलैप्स हो गया। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये आल्दो रदरफोर्ड की बहुत अच्छी डिस्कवरी थी एटम के स्ट्रक्चर को फर्दर जो है वो डिटेल में डिस्कस करने की, लेकिन रदरफोर्ड ने जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की स्टेबिलिटी, एटम की स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं था बताया, क्योंकि अगर ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो इवेंचुअली एंड पे जाके न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे और सारे के सारे एटम का स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। तो ये जो था ये पहला डिफेक्ट था रदरफोर्ड का कि अगर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है इस ऑर्बिटल के अंदर, अगर ये यहाँ पर स्टेशनरी है नहीं है, ये हर टाइम यहाँ पर मूव कर रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये मूव करता करता ये न्यूक्लियस के नज़दीक आ जाएगा। इसका रेडियस जो है वो, पहले ये रेडियस था इसका, ये वाला रेडियस था, जब ये मूव करता करता नज़दीक आता जाएगा तो इवेंचुअली इसका रेडियस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसका रेडियस कम होता जाएगा तो ये न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा पास आके इवेंचुअली न्यूक्लियस के अंदर फॉल करके सारे के सारे जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ये कोलैप्स कर जाएगा। ये पहला डिफेक्ट था इसका। और सेकंड डिफेक्ट था इसका कि अगर ये इलेक्ट्रॉन हर टाइम कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, अगर ये मूव कर रहा है इट मीन्स ये कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, एनर्जी रिलीज़ कर रहा है। जब ये एनर्जी रिलीज़ कर रहा है तो इसका जो स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, अगर ये कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज़ कर रहा है तो इसका स्पेक्ट्रम किस नेचर का होना चाहिए, इसका जो स्पेक्ट्रम है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। लेकिन हमारे पास एक्चुअल में जो एटम का जो स्पेक्ट्रम आता है वो कंटिन्यूस नहीं आता, बल्कि वो क्या होता है, वो लाइन स्पेक्ट्रम आता है। तो ये स्पेक्ट्रम के बारे में डिटेल जो है ये फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि स्पेक्ट्रम एक्चुअली होता क्या है। तो ये रदरफोर्ड के दो इंपॉर्टेंट डिफेक्ट्स थे, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। पहले जो है वो बताता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबिलिटी नहीं थी बताई ये रदरफोर्ड ने एटम के स्ट्रक्चर की। और सेकंड है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, कि अगर इलेक्ट्रॉन हर टाइम मूव कर रहा है तो ये कंटिन्यूसली एनर्जी जो है वो रिलीज़ करेगा। अगर ये कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज़ कर रहा है तो इसका स्पेक्ट्रम भी कंटिन्यूस होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में इसका जो स्पेक्ट्रम आता है वो लाइन स्पेक्ट्रम आता है। ओवरऑल आपने इस क्वेश्चन को लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से प्रिपेयर करना है।